हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का जो मैथ है वो हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक, एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, वो कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी न छूटने पाए। और जो बच्चे इस समय क्लास 12th में हैं उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे अभी क्लास 12th में जाएंगे उन सबके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो रिवीजन करने की जरूरत होगी, तो जो क्लास 12th में है वो अपना रिवीजन करेंगे। अगर आपको और अच्छा नंबर लाना है तो पूरे साल अच्छे समय के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ पढ़ने की जरूरत है, पूरे साल पढ़ने की जरूरत है। तो जो 12th में अभी जाएंगे वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ही उनको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की मैथ में जो पहला चैप्टर है वह है संबंध और फलन। आप कहेंगे कि सेम चैप्टर क्लास 11th में भी आपको मिला होगा, ठीक है ना। संबंध और फलन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास 11th में आपने पढ़ा है तब तो ये आपके लिए आसान होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ समझाने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से मैंने कहा है तो जीरो लेवल से ही स्टार्ट होगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं से कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले हमें पढ़ना है संबंध के बारे में। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? संबंध के बारे में। रिलेशन क्या होता है, इसी रिलेशन के ऊपर आज का ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। बहुत ही मजेदार है, सब कुछ आपको आ जाएगा, रिलेशन कभी आप भूलेंगे नहीं। संबंध शब्द तो आपने अपने व्यवहारिक जीवन में जरूर सुना होगा, जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, भाई बहन का संबंध। ऐसे बहुत सारे संबंध आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। उसी प्रकार से मैथ में भी बहुत सारे संबंध होते हैं और बहुत सारे संबंधों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन भी किया होगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी कि ये रिलेशन ही है। हम आपको याद दिलाते हैं, आप कहेंगे हाँ यार ये सब तो हमने सब पढ़ा हुआ है। जैसे आपने मैथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर कहा होगा कि 4 6 से छोटा है। तो छोटा है, ये जो छोटा है ये 4 और 6 के बीच संबंध बता रहा है, और यही छोटा बड़ा का संबंध हमें पढ़ना है। जैसे हमने कह दिया 10 8 से बड़ा है, तो ये जो बड़ा है शब्द, ये 10 और 8 के बीच में संबंध बता रहा है। कह रहा है 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो ये जो बड़ा है ये 10 और 8 में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। जैसे हमने कह दिया यल यम के समांतर है, ठीक है ना। ऐसा तो आपने बहुत सुना होगा, समांतर है, तो यहां ये जो समांतर आया, समांतर पैरेलल, ये लाइन एल और एम के बीच में संबंध बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संबंध आपको अपने मैथमेटिकल जीवन में पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ेंगे। यहां पे संबंध को हम लोग जो है आपके लिहाज से, जो आपके चैप्टर के है उसको अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया 4 6 से छोटा है, तो हम ऐसे लिखते हैं 4 इज लेस देन 6। हमने कह दिया 10 8 से बड़ा है, तो 10 इज ग्रेटर देन 8। हमने कह दिया एल एम समांतर है, तो यल इज पैरेलल टू एम। तो ये छोटा बड़ा समांतर मैथमेटिकल रिलेशन है, गणितीय संबंध है। इन्हीं सब संबंधों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो संबंध समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कार्तीय गुणन। ये सब 11th में आपने पढ़ा होगा, हम आपका थोड़ा थोड़ा करके रिपीट करा देते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर डिटेल में जाएंगे कि आपको आ जाए, कोई भी डाउट कहीं से भी न रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे? कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है सबसे पहले बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होगी।
कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास दो गाड़ी है। कितनी गाड़ियां हैं? दो गाड़ियां, ठीक है ना। वो दो गाड़ियां कौन कौन सी हैं? एक गाड़ी आपके पास अपाची है और दूसरी गाड़ी आपके पास बुलेट है, ठीक है। और आपको 3 दिन ऑफिस जाना है। कितने दिन ऑफिस जाना है? 3 दिन ऑफिस जाना है। सोमवार को आपको ऑफिस जाना है, मंगलवार को आपको ऑफिस जाना है, मंगलवार को, और शुक्रवार को ऑफिस जाना है। शुक्रवार को ऑफिस जाना है। गाड़ियां आपके पास कितनी है? दो। कौन कौन सी? अपाची और बुलेट। 3 दिन ऑफिस जाना है। किस किस दिन? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार। अब आपके पास गाड़ी है और ऑफिस जाना है, तो चॉइस आपका है। आप हो सकता है अपाची के साथ सोमवार को चले जाए, या फिर हो सकता है आप बुलेट लेकर के सोमवार को जाए। यह भी हो सकता है कि आप अपाची के साथ मंगलवार के साथ जाए, या फिर बुलेट लेकर के मंगलवार को चले जाए, या फिर अपाची लेकर के शुक्रवार को जाए, या फिर हो सकता है बुलेट लेकर के शुक्रवार को जाए। यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अपाची लेकर के आप सोमवार को जा सकते हैं, या मंगलवार को जा सकते हैं, या शुक्रवार को जा सकते हैं, या तीनों दिन जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी आपका, पेट्रोल आपका, कौन मना करेगा? आपको आसानी से जा सकते हैं। या फिर आपका मन अच्छा नहीं कहा, नहीं यार बुलेट से हम चलेंगे, तो बुलेट से आप सोमवार को भी जा सकते हैं, मंगलवार को भी जा सकते हैं, शुक्रवार को भी जा सकते हैं। तो ये जो कुल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कितने तरीके से आप ऑफिस जा सकते हैं, वो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी टोटल कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाएगा कार्तीय गुणन। ध्यान से समझिएगा। अपाची को ए से प्रदर्शित करते हैं, बुलेट को बी से, सोमवार को मंडे से प्रदर्शित करते हैं, मंगलवार को ट्यूसडे से प्रदर्शित करते हैं, फ्राइडे को शुक्रवार, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं जो गाड़ियों का समूह है उसको हमने नाम दे दिया है ए, और आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है? अपाची और बुलेट, ए बी। और जो दिनों का समूह है उसको हमने बी नाम दे दिया। कौन कौन से दिन है आपके पास? मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है। थोड़ा समझिएगा। अच्छा, सभी संभावित युग्म कौन कौन से बन रहे हैं? सभी संभावित कलेक्शन, सभी संभावित कलेक्शन, देख लीजिए किस किस कलेक्शन के साथ ऑफिस जा सकते हैं, वही बात हम कह रहे हैं। हो सकता है आप अपाची लेकर सोमवार को जाएं, अर्थात AM अपाची लेकर मंडे को जाएं, या फिर हो सकता है आप अपाची लेकर के ट्यूसडे को भी चले जाएं, यह भी हो सकता है आप अपाची लेकर ही फ्राइडे को भी जाएं, ठीक है। लेकिन हो सकता है बुलेट लेकर के आप मंडे को चले जाएं, हो सकता है ना। हो सकता है बुलेट लेकर के आप ट्यूसडे को चले जाएं, और यह भी हो सकता है कि बुलेट लेकर के आप फ्राइडे को जाएं, बुलेट लेकर के आप फ्राइडे को जाएं। इन्हीं 6 कलेक्शन में से किसी न किसी एक कलेक्शन को आप फॉलो करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। इसी 6 में से आप जा सकते हैं, बाकी कोई चॉइस नहीं है। हो सकता है आप अपाची लेकर मंडे को जाएं, हो सकता है आप अपाची लेकर के फ्राइडे को जाएं, हो सकता है आप बुलेट लेकर के फ्राइडे को चले जाएं, ठीक है ना, या मंडे रहेगा, सॉरी, बुलेट लेकर के मंडे को जाएं। तो यही 6 कलेक्शन आपके पास हैं। इस 6 कलेक्शन के अलावा, इस 6 चॉइस के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो कुल जो ये चॉइस बने, इन्हीं चॉइसों को एक समुच्चय नाम दे दीजिए। इन्हीं चॉइसों को एक मजले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अर्थात इनका एक समुच्चय बनाइए, और इसी समुच्चय को नाम दिया जाएगा कार्तीय गुणनफल। अर्थात 2 सेट हों, जैसे यहां हमने नाम ए और बी दे दिया, उस सेट में जितनी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, जितनी चॉइस बन सकते हैं, जितने कलेक्शन बन सकते हैं, सभी कलेक्शन को लिख करके एक समुच्चय बना दीजिए। उस समुच्चय का नाम दिया जाएगा कार्तीय गुणनफल। जैसे यहां ए और बी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ए और बी का कार्तीय गुणन निकाला, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। ए मतलब गाड़ियों का समूह, गाड़ी कौन कौन सी है? अपाची, बुलेट। बी मतलब दिन का समूह, दिन कौन कौन से है? मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे है।
तो ये जो टोटल कलेक्शन मिले, जो टोटल चॉइस आपकी है, किस दिन क्या लेकर जा सकते हैं, इन्हीं 6 में से एक रहने वाली है, इसके अतिरिक्त कोई चॉइस नहीं है। तो उस चॉइस, जो संपूर्ण चॉइस है, उनका एक सेट जो मिला, उस सेट का नाम दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ पाए? अच्छा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो सेट है, इस सेट की सबसे खास बात ये है कि जो भी ऑर्डर, देखिए ये जो एक कलेक्शन मिला, इस प्रत्येक कलेक्शन को, एक अलग अलग जो प्रत्येक कलेक्शन है, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। और इस सारी क्रमित युग्म में एक सबसे खास बात है, इसका जो प्रथम अवयव है, पहला, वो हमेशा सेट ए से लिया गया है। अर्थात पहला अवयव पहले सेट से ही हमेशा लेंगे। जैसे पहले सेट में कौन कौन है? ए बी। तो जितने कलेक्शन मिले हुए हैं, सारे कलेक्शन में देखिए पहला अवयव ए है या तो बी है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अर्थात ए क्रॉस बी की डिफिनीशन अगर हमें देनी हो तो ए क्रॉस बी में हमें क्या मिलते हैं? क्रमित युग्म मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, यहां पे एक्स वाई कर देते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसका जो पहला अवयव होगा वो पहले सेट में होगा, अर्थात यक्स सेट ए में होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो दूसरे सेट में होगा, अर्थात y बिलोंग्स टू b। ये ए क्रॉस बी का डिफिनीशन है, और इसी डिफिनीशन को नाम दिया गया क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म का मतलब होता है कुल कितने पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं, कुल कितने कलेक्शन आपके पास हैं, और उन्हीं कलेक्शन में से आप एक ले जा सकते हैं। तो यहां कुल कितने कलेक्शन बैठ रहे थे? 6। इन्हीं 6 में से आपको एक चॉइस करना है, उससे जाना है। ठीक है ना। अगर मंडे होगा तो मंडे पे, अगर मंडे है तो या तो अपाची के साथ जाएंगे या तो बुलेट के साथ जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाना तो है ही है। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणनफल है। जैसे हमने एक और यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे a बराबर हमारे पास दे दिया है 1 2, एक सेट दे दिया है 1 2, और b बराबर हमारे पास दे दिया है 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे कह दें a क्रॉस b निकालिए, अर्थात कुल कितने युग्म बनाए जाते हैं उनका समुच्चय, कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं उन्हीं का एक समुच्चय। तो a का संबंध 3 से, a का 4 के साथ जोड़ा बन सकता है, a का 5 के साथ जोड़ा बन सकता है। तो a का इन तीनों के साथ जोड़ा बना लीजिए, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का इसके साथ बन सकता है, इसके साथ बन सकता है, इसके साथ बन सकता है। तो इन सब के साथ बनाइए, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन मिला, इस पूरे कलेक्शन को नाम क्या दिया गया? क्रमित युग्म, सॉरी कार्तीय गुणन। ठीक है ना, ये कार्तीय गुणन हमारा पास आया। कार्तीय गुणन में क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ए बी मिलते हैं, जिसका पहला अवयव पहले सेट से, दूसरा अवयव दूसरे सेट से होता है। अब अगर इसी को वेन आरेख के रूप में दर्शाए, वेन आरेख के रूप में, बस अब ये समझ गए तो संबंध समझिए, समझ गए हैं। बस ऐसा जादू चलाएंगे, रिलेशन कहेंगे, इतना आसान होता है। देखते रहिए, वेन आरेख में अगर ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2, दूसरे सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5। तो 1 का संबंध 3 के साथ लिख सकते हैं, 1 का संबंध 4 के साथ लिख सकते हैं, 1 का संबंध 5 के साथ लिख सकते हैं। यही था ना, 1 3 1 4 1 5, 1 3 1 4 1 5। या फिर आपने कहा 2 को 3 के साथ जोड़ सकते हैं, 2 को 4 के साथ जोड़ सकते हैं, 2 को 5 के साथ जोड़ सकते हैं। यही कलेक्शन मिला, 2 3 2 4 2 5। तो ये वेन आरेख के रूप में भी आप इस चीज को दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर यही कार्तीय गुणन जो हमें मिला है, इसी कार्तीय गुणन में हम कुछ ऐसा कह दें, समझिएगा, यही पॉइंट संबंध को बता देगा। समझ गए तो समझ गए, बहुत आसान तरीका है। इसी कार्तीय गुणन पे हम ऐसे एलिमेंट को छांट लेते हैं जो एक संबंध हम परिभाषित कर रहे हैं। समझिएगा, संबंध हम परिभाषित कर रहे हैं,
संबंध परिभाषित कर रहे हैं। संबंध क्या है? संबंध क्या है? देखिए, हमने कहा ये जो कार्तीय गुणनफल है, इस कार्तीय गुणन में हम एक संबंध लगा दिया, और संबंध क्या है? ए का अवयव बी के अवयव से दो छोटा है। ध्यान समझिए, ये जो कार्तीय गुणन पूरा मिला, इस कार्तीय गुणन में हमने एक संबंध लगाया। संबंध क्या है? छोटा होने का। कितना छोटा होने का? 2। अर्थात इस ऑर्डर्ड पेयर में से हमें उन ऑर्डर्ड पेयर को निकाल लेना है जो पहला वाला दूसरे वाले से 2 छोटा हो, पहला वाला 2 छोटा हो। तो निकालिए ऑर्डर्ड पेयर। यहां पे देखिए 1 3, देखिए पहला वाला दूसरे वाले से 2 छोटा है, तो 1 3 मिल जाएगा। 1 4 नहीं हो पा जाएगा, 3 छोटा हो गया। 1 5 भी नहीं हो पाएगा, 2 3 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 ही छोटा है पहला वाला। 2 4, हाँ 2 4 हो सकता है क्योंकि ये 2 छोटा है पहला वाला दूसरे वाले से, तो 2 4 हमने निकाल लिया। 2 4 हमने निकाल लिया। क्या 2 5 हो सकता है? नहीं, 3 छोटा है। तो यहां पे हमने संबंध लगाया कि ए का बी से 2 छोटा है, तो हमें केवल ये 2 पेयर मिले। अगर कार्तीय गुणन के रूप में लिखे तो ए के कौन कौन से एलिमेंट थे बताइए? 1 और 2। बी के कौन कौन से एलिमेंट थे बताइए? 3 4 5। ए का संबंध किससे मिला? 3 से। 2 का संबंध किससे मिला? 4 से। इनके बीच संबंध किसने बनाया? हम मान लेते हैं आर, और इसी आर को एक सेट बोलते हैं। इसी आर को क्या बोलते हैं? एक सेट नाम दे देते हैं। और आर एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है कि ए का अवयव बी के अवयव से 2 छोटा है। ये जो आर है वो क्या है? रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है जो ए के अवयव को बी के अवयव से 2 छोटा रख रहा है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, आर सच डेट, मतलब रिलेशन एक ऐसा बन रहा है कि ए टेंड्स टू बी के बीच, ए और बी के बीच में अवयव में रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है। संबंध बनाने वाला कौन है? आर है। संबंध कैसा है? ए का अवयव बी के अवयव से 2 छोटा है। तो इस प्रकार से आप संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण के साथ समझते हैं, ठीक है ना। संबंध क्या है, कार्तीय गुणन क्या है, समझ पाए। सब जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने कनेक्शन सब संभव है, वो कार्तीय गुणन है। और उन्हीं कार्तीय गुणन में से हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर को छाटा जो एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहे थे, जो निश्चित नियम को सेटिस्फाइड कर रहे थे, जो रिलेशन दिया हुआ था उसके अनुसार, उसको आपने नाम दिया संबंध। जैसे एक चित्र दे दिया गया है और यहां पे लिखा गया है 6 7 8, और यहां पे दिया हुआ है 3 4 6, और इसका संबंध कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। कह रहा है ए और बी के बीच में कोई संबंध आर है, उस संबंध आर को आप लिखिए। क्या कह रहा है? ए और बी के बीच में कोई संबंध है, उस संबंध को आप लिखिए। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि 6 का संबंध 3 से है, 7 का संबंध 4 से है। अर्थात पहला वाला, अर्थात ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से 3 ज्यादा है। देखिए 6 3, अर्थात 6 क्या है? इस 3 से 3 ज्यादा है। 7 4, अर्थात 7, अर्थात ए का एलिमेंट इसके एलिमेंट से भी 3 ज्यादा है, तभी 7 में 4 में 7 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो यहां पे एक रिलेशन बना। देखिए यहां पे रिलेशन कौन है? आर सच डेट ए टेंड्स टू बी, अर्थात ए से बी के बीच में संबंध बन रहा है, और संबंध बनाने वाला कौन है? आर है। और संबंध कैसा है उसी को लिखना है। संबंध लिखने के 2 तरीके हैं। संबंध लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर आप लिख दीजिए। 6 का संबंध 3 से है, 7 का संबंध 4 से है। 6 का संबंध 3 से है, 7 का संबंध 4 से है। हो गया। और कहीं से किसी का संबंध दिख रहा है? नहीं दिखा। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। इस पूरे के स्थान पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। हम लिख देते हैं XY। देखिए ये सब ना लिखना पड़े,
इस सब के स्थान पर क्या लिखा, एक ही ऑर्डर पेयर लिखा, यक्स वाई। अब इन यक्स और वाई के बीच क्या संबंध है, उस संबंध को यहां लिखना है। तो संबंध ये है कि यक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के एलिमेंट में 3 जोड़ने से मिल रहा है, एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के एलिमेंट में 3 जोड़ने से मिल रहा है। देख लेते हैं, यहां पे 6 है यक्स वाला, तो वाई वाले में 3 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, वाई वाले में 3 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। ठीक है, और जो यक्स है, एक्स मतलब पहला, किस सेट का एलिमेंट है, ए का। जो वाई है वो किस सेट का एलिमेंट है, बी का। तो ये वाला जो फॉर्म है इस तरीके से लिखना, इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। और ये वाला जो विधि है इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो किसी भी संबंध को, कोई भी संबंध दिया हो, उस संबंध को ऐसे 2 तरीकों से आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हमेशा इस वाले फॉर्म में लिखा जा सके। इस वाले फॉर्म में आप हमेशा लिख सकते हैं, रोस्टर विधि में हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस वाले फॉर्म में आप हमेशा लिख पाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं। यहां पे हमने देख दिया, सपोज करते हैं ये सेट ए का एलिमेंट है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये सेट बी का एलिमेंट है, यहां 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है, 16 है, 25 है। हमने एक रिलेशन इनके बीच डिफाइंड कर दिया, वो रिलेशन आपको पता करना है। 1 से 1 में रिलेशन है, 2 का रिलेशन 4 में है, 3 का रिलेशन 9 में है, 4 का रिलेशन हमने कह दिया 4 का रिलेशन किससे है, 16 से है। अब देखिए सवाल आपसे कैसे कहेगा कि वेन आरेख दिया रहेगा, इनमें क्या संबंध है, उस संबंध को लिखिए। तो ये हमने देखा 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 9 से है, 4 का कनेक्शन 16 से है। तो देख के हमें कुछ लगा, 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। अर्थात ए के एलिमेंटों को वर्ग कर दे रहे हैं तो बी के एलिमेंट मिल रहे हैं। यहां जो संबंध हमने डिटरमाइंड किया वो हमने कहा कि ए के एलिमेंट का वर्ग कर देने पर क्या मिल रहा है, बी का। अगर इनको हमें रिलेशन के रूप में लिखना है तो रिलेशन के रूप में लिखने के 2 तरीके, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि तो एकदम आसान, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से डायरेक्ट लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से। ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, इसको छोड़ दिया। ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, इसलिए इसको क्या किया, छोड़ दिया। इसको भी नहीं लिखना है। ये जो लिखने का तरीका है, इस लिखने के तरीकों को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि। अब हमें पता लगाना है समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए हमने आपको बताया कि इस पूरे के स्थान पे जितने ऑर्डर्ड पेयर है, सब ऑर्डर्ड पेयर के स्थान पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखिए यक्स वाई। और अब इस यक्स वाई के बारे में बताइए एक दूसरे से आपस में कैसे कनेक्ट है। देखिए जितने ऑर्डर्ड पेयर मिले सभी ऑर्डर्ड पेयर को आप एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखिए एक्स वाई। अब आपको बताना है कि एक्स वाई आपस में कैसे कनेक्ट हैं। तो एक्स वाई आपस में कनेक्ट इस प्रकार से हैं कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर से मिल रहा है। ध्यान से देखिए, एक्स का स्क्वायर किया वाई वाला मिल गया, एक्स का स्क्वायर किया वाई वाला। ये एलिमेंट एक्स के होते हैं, ये एलिमेंट वाई के होते हैं। 3 का स्क्वायर किया 9 मिल गया, 4 का स्क्वायर किया 16 मिल गया। और जो एक्स है वो ए का एलिमेंट होगा, जो वाई है वो बी का एलिमेंट होगा। बताइए, तो ये जो विधि है इस विधि को नाम दिया गया समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इन्हीं रिलेशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12 के चैप्टर नंबर पहले में। अच्छा, एक और चीज इसमें बची हुई है, जैसे ये रिलेशन बना तो इस रिलेशन में प्रांत को प्रांत, सह प्रांत, प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालने के लिए देगा। प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए, परिसर बताइए। तो प्रांत क्या होता है,
ए के उन अवयवों का समुच्चय, ए के उन अर्थात पहले वाले सेट के उन अवयवों का समुच्चय जो बी से रिलेशन रखते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 सब बी के साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, उनका समुच्चय बना लीजिए 1 2 3 4। अगर इसी में का एलिमेंट ऐसा होता जैसे 6 हो जाता, तो 6 इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो 6 प्रांत नहीं होता। हमें ए के उन्हीं अवयवों के समुच्चय को लिखना है, ए के उन्हीं अवयवों का समुच्चय बनाना है जो बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बी के साथ संबंध बना रहे हैं। जो संबंध नहीं बना रहे हैं उनको छोड़ देंगे। सहप्रांत बी के सभी अवयवों को लिख दीजिए। सहप्रांत में क्या होगा, बी के सभी अवयवों को लिख दीजिए। तो बी के सभी अवयव कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। चाहे कनेक्ट हो या ना हो, चाहे संबंध बनाए या ना बनाए, जितने एलिमेंट है बी के सभी को लिख दीजिए। क्या मिल जाएगा, सहप्रांत मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे परिसर। तो बी की उन अवयवों का समुच्चय जो ए के साथ कनेक्ट है, अर्थात जो ए के साथ संबंध बना रहे हैं। बी के अवयव लिखने हैं, लेकिन उन्हीं अवयवों को लिखना है जो ए के साथ संबंध बना रहे हैं। तो ए के साथ कौन संबंध बना रहा है, 1 4 9 और 16। तो परिसर क्या हो जाएगा, 1 4 9 और 16। ठीक है, तो 1 4 9 और 16 क्या बन गया, परिसर बन गया। तो इस प्रकार से संबंध को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, समझना है। आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें एकदम क्लियर है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये बहुत सरल है यार। पता है ये संबंध में क्या है, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ उस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिए। संबंध ना समझ में आए तो यार गाली दे करके जाना कमेंट में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये संबंध, कितना आसान है आप समझ गए। मतलब रिलेशन होना चाहिए, जितने भी ए का अवयव ए के बी के साथ एक संबंध होना चाहिए। ये किसके साथ यहां से अटैच्ड है, किस रिलेशन के साथ अटैच्ड है, वही तो संबंध है। ठीक है ना। तो ये संबंध आप लोगों को यहां पे पढ़ना है, नोट कर लीजिए, आसान है। अभी इसके आगे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है।